बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए थर्ड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के बारे में जाना था। आज का हमारा टॉपिक है प्रसार शिक्षण यानी एक्सटेंशन टीचिंग। प्रसार शिक्षण क्या होता है, इस बारे में हम जानेंगे। प्रसार शिक्षण अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से संपन्न शिक्षण पद्धति होती है जो मानव व्यवहार पर आधारित एवं केंद्रित होती है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसकी अभिव्यक्ति व्यवहार के सहारे होती है। सीखने के फलस्वरूप हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखने से व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वे अनुभव पर आधारित होते हैं। कोई भी शिक्षण तभी सफल माना जाता है जब उसके फलस्वरूप व्यक्ति के नैतिक मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति, समझ, ज्ञान एवं कार्य दक्षता में सकारात्मक परिवर्तन हों। मानव व्यवहार में इस प्रकार के परिवर्तन तभी आते हैं जब अभिप्रेरक शक्तियाँ व्यक्ति के अंतर को प्रभावित करती हैं। जब कोई अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर काम करता है तो वह अधिक सक्रियता एवं उत्साह के साथ सीखने का अभ्यास करता है। इस प्रकार वह कम मेहनत और कम समय में विषय को सीख लेता है। सीखने की क्रिया एवं प्रतिधारण क्षमता यानी लर्निंग एंड एबिलिटी टू रिटेन। सीखने की क्रिया तथा प्रतिधारण क्षमता क्या होती है, इस बारे में हम जानेंगे। सीखने की क्रिया को एक अनुभूत स्थिति या मनोदशा कहा गया है। यह व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रभावित करती है। सीखना प्रक्रिया में समस्त संवेदन शक्तियों, दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्वाद एवं त्वरक का सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक है। संवेदन शक्तियों द्वारा प्राप्त अनुभव मनुष्य के ज्ञान स्तर को बढ़ाते हैं, किंतु यह तभी संभव है जब व्यक्ति की सभी ज्ञानेंद्रियों की एकाग्रता विषय वस्तु के प्रति समर्पित हो। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां इस प्रक्रिया में भाग लेती हैं? प्रसिद्ध प्रसार शिक्षा शास्त्री दाहमा ने इसका समीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है। तो हम जानते हैं कौन कौन सी इंद्रियां किस प्रकार से में सहायक होती हैं। स्वाद द्वारा हम कितना सीखते हैं, यानी 1%। स्पर्श द्वारा कितना सीखता है मनुष्य, यानी 1.5%। ग्रास द्वारा 3.5% सीखता है। श्रवण द्वारा यानी सुनने के द्वारा 11% सीखता है। दृष्टि द्वारा यानी देखकर, किसी भी चीज़ को देखकर मनुष्य कितना सीखता है, सबसे ज़्यादा मनुष्य देखकर ही सीखता है, यानी दृष्टि द्वारा 83% सीखता है। ज्ञानेंद्रियों से मनुष्य कितना सीखता है, दाहमा ने इस बारे में बताया है। दाहमा ने सीखने वाले के प्रतिधारण क्षमता किस प्रकार होती है, इस बारे में दाहमा ने बताया है। यानी हम देखेंगे पढ़कर मनुष्य 10% सीखेगा। सुनकर मनुष्य सीखता है 20%, और किसी भी चीज़ को देखकर सीखते हैं 30%। किसी भी चीज़ को देखकर और सुनकर हम सीखते हैं 50%। आपस में बात कर कितना सीखेंगे, आपस में परस्पर वार्तालाप करके सीखते हैं 70%। दाहमा के द्वारा सबसे ज़्यादा हम सीखते हैं किसी कार्य को करते हुए और आपस में बात करते हुए। वार्तालाप द्वारा हम 90% सीखते हैं। उपयुक्त समीकरणों द्वारा यह स्पष्ट होता है कि सीखना प्रक्रिया में सभी ज्ञानेंद्रियां भाग लेती हैं, किंतु दृष्टि का प्रभाव सर्वाधिक होता है। सीखने वाले की जब 2 या 2 से अधिक संवेदना शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं तो प्रतिधारण क्षमता अधिक होती है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि कार्य संपादन करते हुए वार्तालाप करने से मनुष्य जो सीखता है
उसे सर्वाधिक प्रतिधारित करने की क्षमता रखता है। आगे बात करते हैं हम औपचारिक शिक्षण तथा प्रसार शिक्षण में क्या अंतर है। तो औपचारिक शिक्षण बाल एवं युवा केंद्रित शिक्षा प्रणाली है जो बालकों एवं युवाओं को भविष्य में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के प्रतिपालन के निमित्त सक्षम बनाती है। इसका स्वरूप निश्चित होता है तथा समय, शास्त्र, पाठ्यक्रम, प्रवेश एवं परीक्षा के नियम की प्रतिबद्धता होती है। इसमें लचीलापन नहीं होता, अतः शिक्षार्थियों की सुविधा के प्रति सतर्कता नहीं बरती जाती। जो विद्यार्थी मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाते वे कक्षोन्नति से वंचित रह जाते हैं। शिक्षकों को भी एक निश्चित पाठ्यक्रम एवं पद्धति का ही अनुसरण करना पड़ता है। औपचारिक शिक्षण पद्धति एक निश्चित क्रमबद्धता होती है जो विद्यार्थियों को विद्यालय से महाविद्यालय तथा महाविद्यालय से विश्वविद्यालय तक पहुंचाती है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों का परिचय विविध विषयों के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्षों से होता है। अनेक व्यावसायिक एवं तकनीकी विषय भी आजकल महाविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिए गए। स्वावलंबन एवं संतुष्टि द्वारा लोगों का मनोबल ऊंचा उठता है। गलत परंपराओं, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों से विमुक्ति का मार्ग दिखाकर एवं स्वस्थ परिस्थितियों के विस्थापन द्वारा प्रसार शिक्षण पद्धति सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का वातावरण भी तैयार करती है जो मानव एवं उसके पूरे समाज के सर्वांगीण विकास की परियोजना बनाती है। आगे हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षण पद्धति और अभिप्रेरणा। प्रसार शिक्षण पद्धति और अभिप्रेरणा क्या होती है। प्रसार शिक्षण स्वैच्छिक शिक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। स्वयं की सहायता हेतु स्वेच्छा से शिक्षा ग्रहण करने से निमित्त कोई भी व्यक्ति तभी जिज्ञासु या प्रयत्नशील होता है जब वह कोई प्रेरक शक्ति उसे प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन। आवश्यकता व्यक्ति को क्रियात्मक प्रदान करती है। सर्वप्रथम वह मानसिक स्तर पर गतिशील होता है। आवश्यकता के फलस्वरूप व्यक्ति जिस मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरता है उसे अंतर्नोद कहते हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त वह क्रिया करने को अभिप्रेरित होता है जो अंतर्नोद की विशेषता है। जब व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो अंतर्नोद में कमी आती है किंतु व्यक्ति प्रोत्साहित होता है। हम आगे बात करेंगे अभिप्रेरकों के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरकों के प्रकार क्या होते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित एवं अनंत होती हैं क्योंकि हमारे अंदर अनेक अभिप्रेरक कार्य करते हैं। अभिप्रेरक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जन्मजात यानी शरीरजन्य अभिप्रेरक। नंबर 2 उपार्जित अभिप्रेरक। तो हम नंबर 1 जन्मजात या शरीरजन्य अभिप्रेरक के बारे में बात करेंगे, जानेंगे ये होता क्या है। जन्मजात या शारीरिक अभिप्रेरक सभी जीवों में पाए जाते हैं। इनमें भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्यागने की इच्छा, खतरे से बचने की प्रवृत्तियां इत्यादि आती हैं। इनमें प्रत्येक अभिप्रेरक तनाव पैदा करता है तथा संबंधित आवश्यकताओं को अधिक समय तक रोक कर रखा नहीं जा सकता। इससे शरीर में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रोत्साहित होकर क्रियाशील होता है तथा लक्ष्य प्राप्ति, संतुष्टि, शारीरिक संतुलन में जुड़ जाता है। हमारा नंबर 2 है उपार्जित अभिप्रेरक। उपार्जित अभिप्रेरक क्या होता है इस बारे में हम जानेंगे। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी आवश्यकताएं भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्यागने की इच्छा सीमित रहती है किंतु जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसके अनुभव बढ़ते हैं तो अभिप्रेरकों में परिमार्जन होता है। उपार्जित अभिप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है व्यक्तित्व, नंबर 2 सामाजिक।
व्यक्तित्व अभिप्रेरकों के अंतर्गत आदतें, जीवन लक्ष्य, अभिरुचि, अभिवृत्ति, अचेतन इच्छाएं आती हैं। सामाजिक अभिप्रेरकों में सामुदायिकता, स्वाग्रह, युद्ध प्रवृत्ति, उपलब्धि प्राप्त करने की आकांक्षा जैसे तत्व आते हैं। ये तत्व व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, मान मर्यादा से विशेष रूप से जुड़े रहते हैं। अब हम जानेंगे प्रसार शिक्षा के चरण। प्रसार शिक्षा के चरण किस प्रकार हैं? प्रसार शिक्षण में प्रेरक अभिप्रेरक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि प्रसार शिक्षण व्यक्ति की अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित है। अनेक संदर्भों में व्यक्ति आवश्यकता अनुभव करता है तथा उनकी पूर्ति के लिए तनावग्रस्त भी रहता है। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों की आवश्यकताओं का विश्लेषण करके उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपाय सुझाते हैं। परिणाम प्रदर्शन के फलस्वरूप व्यक्ति की निम्न प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे नंबर 1, ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण क्या होता है? किसी परिणाम या प्रतिफल को देखकर ही लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसे ध्यानाकर्षण कहते हैं। जैसे गेहूं के पुष्पदाने, टमाटर बैगन के बड़े आकार, भुट्टो के लहलहाते खेत, फलों से लदे पेड़ पौधे इत्यादि को देखकर कोई भी कृषक उनके प्रति आकर्षित होता है। इसे ही ध्यानाकर्षण कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है अभिरुचि। अभिरुचि क्या होता है? कोई वस्तु या उपलब्धि जब किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो जाती है तो आगे की क्रिया सहज हो जाती है। अभिरुचि एक प्रतिक्रिया है जो ध्यानाकर्षण के कारण होती है। किसी वस्तु या उपलब्धि पर जब ध्यान केंद्रित होता है तो उस परिणाम के प्रति अभिरुचि जागना स्वाभाविक होती है। इसी को हम अभिरुचि कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है आकांक्षा। यानी प्रसार शिक्षक का यह कर्तव्य हो जाता है कि ग्रामीणों में नई जानकारियों को प्राप्त करने की जो अभिरुचि उसने जगाई है उसे बनाए रखे, क्योंकि जिस वस्तु के प्रति व्यक्ति की अभिरुचि जागती है उसे प्राप्त करने की आकांक्षा भी उसके मन में जागृत होने लगती है। आकांक्षा एक आंतरिक शक्ति है जो सीखना क्रिया को गत्यात्मकता प्रदान करती है। हमारा अगला पॉइंट है विश्वास। विश्वास क्या है? आवश्यकता व्यक्ति को सीखने की प्रेरणा देती है। विषय के प्रति आस्था व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करती है कि वह क्रियाशील होकर आगे बढ़े। ग्रामीणों के मन में नई पद्धतियों के प्रति विश्वास जागने में प्रसार कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारा अगला पॉइंट है जानकारी। किसी भी विषय के प्रति आस्था व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य करती है कि वह तत्संबंधी जानकारी प्राप्त करे। इसी प्रकार ग्रामीणों के मन में जब किसी पद्धति के प्रति विश्वास घर कर लेता है तो वे विषय संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्युक्त हो जाते हैं और उस विषय के प्रति विषय से संबंधित जानकारी करने में जुट जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है क्रिया। क्रिया क्या है? प्रसार शिक्षा के अंतर्गत यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसका संबंध शिक्षण के व्यावहारिक पक्ष से है। किसी भी कार्य से संबंध शिक्षण तभी सफल माना जाता है जब लोग उस कार्य को व्यवहार में लाते हैं। व्यावहारिक शिक्षण की लक्ष्य पूर्ति तभी होती है जब बताई गई बातों को क्रियात्मक मिले। प्रसार शिक्षण के माध्यम से प्राप्त पद्धतियाँ एवं सूचनाओं का ग्रामीण समुदाय जब अनुसरण करता है तो उसके अनुरूप कार्य करता है तो प्रसार शिक्षण सफल कहा जा सकता है। अगला पॉइंट है संतुष्टि। सीखने की क्रिया आवश्यकता से प्रारंभ होती है तथा कई प्रेरक शक्तियों द्वारा प्रभावित होकर वांछित लक्ष्य तक पहुंचती हैं। कोई विद्यार्थी जब पढ़ता है तो परीक्षा में अच्छा फल प्राप्त करना उसका लक्ष्य होता है। इसी प्रकार जब कृषक हल जोतता है तो अच्छी फसल की प्राप्ति उसका लक्ष्य होता है। हम इसी प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्ति कोई भी कार्य किसी भी प्रलोभन या लक्ष्य की प्राप्ति से करता है। प्रतिफल से वह पूरी तरह परिचित रहता है
और उसे क्या करना चाहिए, उसकी क्या आकांक्षा है, वह भली भांति जानता है। यही कारण होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति होने पर ही वह संतुष्ट हो पाता है। हमारा अगला पॉइंट है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन प्रसार शिक्षण का महत्वपूर्ण चरण है। मूल्यांकन द्वारा ही यह ज्ञात हो पाता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है अथवा किस सीमा तक हुई है। मूल्यांकन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है जो कार्य संपादन की त्रुटियों या लाभों की जानकारी देता है। कार्य संपादन के क्रम में भी समय समय पर कार्य प्रगति से संबंधित सूचनाएं मूल्यांकन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। इससे सीखने वाले तथा सिखाने वाले दोनों का लाभ होता है। प्रसार कार्यकर्ता को उपयुक्त प्रसार शिक्षण के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना बनानी चाहिए। ग्रामीणों का बौद्धिक स्तर, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति, प्रसार माध्यमों की उपलब्धि, यातायात सुविधा जैसे तथ्य इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कार्य क्षेत्रों में लोग रेडियो तथा दूरदर्शन के कार्यक्षेत्रों को सुनते देखते हैं। वहाँ प्रसार कार्यकर्ता का काम अपेक्षाकृत सहज होता है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में जहाँ शैक्षिक स्तर कम हो तथा दृश्य श्रव्य प्रसारण का लाभ भी ना पहुँचता हो, वहाँ कार्यकर्ता को अधिक परिश्रम करना पड़ता है तथा पोस्टर, छायाचित्र, स्लाइड, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसे प्रसार साधन जुटाने पड़ते हैं। ये तत्व प्रसार शिक्षण पद्धति को प्रभावित करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।